गुड मॉर्निंग एवरीवन। अकाउंट सब्जेक्ट में इस वक्त हम लोग स्टडी कर रहे हैं हमारा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर एंड दैट इज प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन या फिर प्रॉफिट एंड लॉस प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन। इस चैप्टर के लास्ट वाले लेक्चर के अंदर हमने बेसिक फंडामेंटल चीजें समझी थी। प्रॉफिट प्रायर एंड प्रॉफिट पोस्ट इनकॉर्पोरेशन क्या होता है, ये प्रायर पीरियड एंड पोस्ट पीरियड क्या था वो समझाया था एंड बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज डिस्कस की थी, बेसिस ऑफ अलोकेशन। अभी एक बार फिर से मैं आपको क्विकली प्री एंड पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड समझा देता हूं कि कई बार इस चैप्टर के अंदर रियलिटी में प्रैक्टिकली में होता क्या है। कई बार एक न्यू कंपनी को फॉर्म किया जाता है टू टेक ओवर द एग्जिस्टिंग बिजनेस ऑफ एनी अदर फॉर्म। अभी दूसरी कोई पार्टनरशिप फॉर्म भी हो सकती है या कंपनी भी हो सकती है, उसको एज अ गोइंग कंसर्न टेक ओवर करने के लिए एक न्यू कंपनी फॉर्म की जाती है। अभी इसमें होता यह है कि जो बिजनेस टेक ओवर करते हैं ये फ्रॉम फाइनेंशियल ईयर, बिगिनिंग ऑफ फाइनेंशियल ईयर से बिजनेस टेक ओवर होता है, पर वो न्यू कंपनी जो कि फॉर्म हुई है उस बिजनेस को टेक ओवर करने के लिए वो लेटर डेट पर इनकॉर्पोरेट होती है। इनकॉर्पोरेट मतलब रजिस्टर्ड, ठीक है। तो यहां पर जिस डेट पर वो न्यू कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई उस डेट से लेके जो फाइनेंशियल ईयर की बिगिनिंग का पीरियड था वो उस बिजनेस के लिए, उस कंपनी के लिए कहलाएगा प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड। और जिस डेट पर ये न्यू कंपनी रजिस्टर्ड हुई है, इनकॉर्पोरेट हुई है, उससे लेकर फाइनेंशियल ईयर के एंड तक के पीरियड को कहा जाता है पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड। अब ये प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड एंड पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड का जो प्रॉफिट या लॉस होता है उसको अलग तरह से ट्रीट किया जाता है, जो कि मैंने लास्ट वाले सेशन में आपको समझाया था। अगर कोई भी स्टूडेंट ऐसा है जिसने वो लास्ट वाला लेक्चर अटेंड ना किया हो तो उसका पूरा वीडियो हमारी साहस स्मार्ट स्टडीज एप्लीकेशन पर भी रखा हुआ है, यूट्यूब चैनल पर भी रखा हुआ है। वो सेशन देखोगे तो एग्जाम्पल और अच्छे से कर पाओगे। बट अभी मैं एक बार क्विकली ये चीजें याद करवा रहा हूं। जो प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड है उसके प्रॉफिट को किस नेचर का प्रॉफिट माना जाता है, याद है? कैपिटल नेचर या रेवेन्यू नेचर? कैपिटल। कैपिटल प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड के प्रॉफिट या लॉस को कैपिटल प्रॉफिट या कैपिटल लॉस कहा जाता है एंड पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड के प्रॉफिट को रेवेन्यू प्रॉफिट कहा जाता है। अब जो कैपिटल प्रॉफिट है उसकी ट्रीटमेंट अलग होती है एंड रेवेन्यू प्रॉफिट की ट्रीटमेंट अलग होती है, और इसीलिए हमें जो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट एग्जाम्पल में बनाने के लिए कहा होगा उसमें हमको प्री इनकॉर्पोरेशन एंड पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड की ट्रीटमेंट अलग करनी होगी, ठीक है। ये बेसिक फंडामेंटल आइडिया था जो कि लास्ट वाले सेशन में मैंने सारी चीजें डिटेल में समझाई हुई थी। अब हम लोग एग्जाम्पल स्टार्ट करने वाले हैं। एग्जाम्पल से पहले आप लोगों को जो बेसिस ऑफ एलोकेशन है वो पता होना चाहिए। हालांकि ये एग्जाम्पल के अंदर भी हम लोग डिस्कस करेंगे तो आपको फिर से याद तो आ ही जाएगा। तो देखो सब लोग एग्जाम्पल ओपन करो, ये हमारे यूनिवर्सिटी का ही एग्जाम्पल है, काफी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। हर एक चीज पूरी लाइन टू लाइन पढ़ाऊंगा, हर एक चीज की प्रॉपर ट्रीटमेंट विथ डिटेल वर्किंग नोट समझाऊंगा। एक एग्जाम्पल भी परफेक्ट समझ में आ गया तो 90% चीजें आपकी क्लियर। फिर आगे जितने भी एग्जाम्पल हम करेंगे वो प्रैक्टिस के लिए होंगे, ठीक है। हाँ, एक दो चीजें उसके अंदर कॉम्प्लिकेटेड होगी बट बेसिक सारी चीजें सेम रहेगी। देखो, श्री गणेश लिमिटेड वॉज इनकॉर्पोरेटेड, पहली इंपॉर्टेंट डेट, इनकॉर्पोरेटेड ऑन 1 अगस्त 2020। श्री गणेश लिमिटेड ये कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है 1 अगस्त 2020 को। क्यों? टू टेक ओवर द रनिंग बिजनेस ऑफ श्रीनाथ एंड कंपनी विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2020। मतलब ये गणेश लिमिटेड फॉर्म हुई है 1 अगस्त को, बट वो ये श्रीनाथ कंपनी को टेक ओवर कर रही है 1 अप्रैल से। तो देखो 1 अप्रैल से टेक ओवर कर रही है और कंपनी कब रजिस्टर्ड हुई है, इनकॉर्पोरेट हुई है 1 अगस्त को। तो 1 अप्रैल से लेके 1 अगस्त तक का जो पीरियड होगा वो होगा हमारा प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड। द कंपनी रिसीव्ड सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट। अभी देखो यहां पर एक चीज आप लोगों को कंफ्यूज कर देने के लिए दी है। द कंपनी रिसीव्ड इट्स सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस ऑन 1 सितंबर 2020। अभी देखो जो बिजनेस टेक ओवर हो रहा है वो तो 1 अप्रैल से हो रहा है, टेक ओवर डेट। अब यहां पर जो गणेश लिमिटेड इनकॉर्पोरेट हुई है वो है 1 अगस्त को।
इनकॉर्पोरेशन डेट 1 अगस्त 2020 एंड कमेंसमेंट सर्टिफिकेट जो है वो मिला है 1 सितंबर को। तो अभी एक कंफ्यूजन ये है कि प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड जो है वो मैं 1 अप्रैल से लेके 1 अगस्त को प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड मानूं या 1 अप्रैल से लेके जब बिजनेस कमेंस हुआ है 1 सितंबर को, ये दोनों में से ये ए ये बी कौन से टाइम पीरियड को मैं प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड का टाइम मानूं? क्योंकि अगर ये समझने में आपने गलती कर दी तो आगे बेसिस ऑफ एलोकेशन आपका टाइम बेस ही गलत आएगा। टाइम बेस गलत तो जो भी एक्सपेंसेस टाइम बेसिस पर एलोकेट करने होंगे वो गलत तो पूरा एग्जाम्पल गलत। तो फिर अगर 12 या 15 मार्क का एग्जाम्पल है, भले आपने वर्किंग सब कुछ सही किया है बट फिर भी 2-3 मार्क आके रह जाएंगे। ठीक है, तो चलो प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड मैं किसको मानूं? डेट ऑफ टेकिंग ओवर ऑफ बिजनेस टू डेट ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन यानी कि इनकॉर्पोरेशन डेट, ये ऑप्शन ए, या डेट ऑफ टेक ओवर टू डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस यानी कि ऑप्शन बी। कौन सा, ऑप्शन ए या ऑप्शन बी? सब लोग पहले ये चीज अपने माइंड में फिट कर देना, ऑप्शन ए, मतलब के डेट ऑफ टेकिंग ओवर ऑफ बिजनेस टू डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ बिजनेस। कमेंसमेंट की डेट आप लोगों को सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए दे सकते हैं। तो यहां पर दिया हुआ है जानबूझ के कि कोई स्टूडेंट गलती कर दे और वो टाइम पीरियड ले ले 1 अप्रैल से लेके 1 सितंबर, वहां से उसकी सारी चीजें फिर गलत हो जाएगी। तो यहां पर ये जो 1 सितंबर दी है उसको प्यार से कैंसिल कर दो, एकदम धीरे से हल्के से कैंसिल कर दो। ये डेट आपको सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए दी हुई है। एग्जाम्पल में कैंसिल नहीं हो, एग्जाम्पल में इंफॉर्मेशन सही ही है बट ये इंफॉर्मेशन आपको कंफ्यूज कर देने के लिए दी है, तो वो हम लोग कैंसिल कर देंगे, उस पे ऊपर अपने को दिमाग नहीं लगाना है। तो ये पहली चीज समझ में आई जहां पर एग्जाम में आपको ट्विस्ट कर सकता है। फॉलोइंग इज द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर्ड फॉर द ईयर 31 मार्च 2021, और यहां पर हमको ये पूरा P&L अकाउंट दिया हुआ है। उसके नीचे कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन है, देखते हैं एडिशनल इंफॉर्मेशन क्या है। एक बार क्विकली पढ़ लेते हैं, पहला एग्जांपल है इसलिए सारी चीजें मैं लाइन टू लाइन पढ़ के करवा रहा हूं। टोटल सेल्स इज अमाउंटेड टू 32 लाख, टोटल सेल्स मतलब पूरे साल का सेल्स, आउट ऑफ विच सेल्स ऑफ प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड इज 8 लाख, ग्रॉस प्रॉफिट वाज यूनिफॉर्म रेट एट 25% ऑन सेलिंग प्राइस, मतलब जीपी जो है वो सेल्स प्राइस के 25% और थ्रू आउट द ईयर सेम ही है। हालांकि ऐसा जरूरी नहीं है, ट्विस्टिंग कर सकते हैं कि प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड में प्रॉफिट 25% था, पोस्ट इनकॉर्पोरेशन से ये प्रॉफिट की मार्जिन 20% हो गई, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, थ्रू आउट द ईयर एंड अ कमीशन ऑफ 0.5% वाज पेड ऑन सेल्स, तो कमीशन जो है वो सेल्स बेसिस पर पे हो रहा है। ये इंफॉर्मेशन अभी कुछ टिक मत करना, सिर्फ सेंटेंस पढ़ो, आपको पढ़ने की हैबिट हो जाए इसलिए। ऑफिस रेंट was paid at 7,000 per month up to 30th September and thereafter it was paid 9,000 per month, तो ये एक ऑफिस रेंट की इंफॉर्मेशन हुई। एंड जनरल एक्सपेंस इंक्लूड 16,000 टुवर्ड्स द सेल्स प्रमोशन, तो ये दूसरी इंफॉर्मेशन इसी सेंटेंस में जनरल एक्सपेंस की दी है। तो इन दो चीजों को बॉक्स बना दो, एक ऑफिस रेंट की इंफॉर्मेशन दी है और एक जनरल एक्सपेंस की इंफॉर्मेशन दी है। Then bad debt were written off, a debt of 4,000 for prior period and 8,000 in respect of goods sold after September 2019 या 2020। यहां पर ये बेड डेट को टिक कर दो, मतलब ये जो पॉइंट है वो बेड डेट के साथ कनेक्टेड है। Then fourth, depreciation includes 16,000 for the assets acquired in post incorporation period। किस चीज का कॉन्सेप्ट है? डेप्रीसिएशन। तो डेप्रीसिएशन को बॉक्स बना दो, मतलब इतनी चीजें ऐसी है जिसके बारे में एडजस्टमेंट में हमको कोई ना कोई इंफॉर्मेशन दी हुई है। अब मेन चीज एग्जांपल में पूछा क्या है भाई, तो प्रिपेयर अ स्टेटमेंट शोइंग अमाउंट ऑफ प्रॉफिट मेड बिफोर और आफ्टर इनकॉर्पोरेशन। हमको प्रॉफिट या लॉस प्री एंड पोस्ट इनकॉर्पोरेशन का जानना है, तो इसके लिए आपको P&L अकाउंट का फॉर्मेट पता होना चाहिए। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का फॉर्मेट ये आप लोग
स्कूलिंग में भी पढ़ के आए थे, स्कूलिंग में आपको कंपनी फाइनल अकाउंट नाम का चैप्टर आता था। कंपनी फाइनल अकाउंट के अंदर आपको स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट दो चीजें बनाने को आती थी। तो सबसे पहला जो है वही हमको बनाना है। बैलेंस शीट बनाने के लिए पूछी ही नहीं है, पूछा क्या है, एसर्टेन या प्रिपेयर स्टेटमेंट शोइंग अमाउंट ऑफ प्रॉफिट मेड बिफोर एंड आफ्टर इनकॉर्पोरेशन, मतलब पी एंड एल का ही स्टेटमेंट सिर्फ पूछा, ऐसा भी कह सकते हैं। एंड बैलेंस शीट, तो बैलेंस शीट भी बनानी पड़ती है, हालांकि इसमें बैलेंस शीट की कोई इंफॉर्मेशन है ही नहीं, ठीक है। तो यहां पर सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है। तो सबसे पहले नोटबुक में हम पी एंड एल का फॉर्मेट बना देंगे, जो कि फिक्स ही है, जो कि आप स्कूलिंग में भी पढ़ के आए थे। पी एंड एल का फॉर्मेट इस तरह से बनाना है। सिर्फ फॉर्मेट में चेंज इतना होगा कि टोटल अमाउंट के साथ प्री इनकॉर्पोरेशन की अमाउंट एंड पोस्ट इनकॉर्पोरेशन की अमाउंट अलग आती है। तो मैं यहां पर आपको समझाने के लिए फॉर्मेट ड्रॉ करके दिखाता हूं। स्केल और पेंसिल ले लोगे, एक पेज के अंदर आराम से ये टेबल आ जाएगा। सबसे पहले टाइटल लिखा जाएगा, ठीक है, टाइटल लिखना कंपलसरी है। तो यहां पर स्टेटमेंट किसका बना रहे हैं हम लोग, एग्जांपल में टाइटल देखो, जो कंपनी न्यू फॉर्म हुई है उसका फॉर्मेट बनाया जाता है, मतलब उसका पी एंड एल करना है। तो न्यू कंपनी कौन सी फॉर्म हुई है, देखो श्री गणेश लिमिटेड। तो स्टेटमेंट शोइंग प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ श्री गणेश लिमिटेड, तो टाइटल लिखेंगे पहले टाइटल, ऑफ श्री गणेश लिमिटेड फॉर ईयर एंडिंग ऑन 31 मार्च 2021। ईयर आपको जो भी दिया होगा वो हम लोग लिखेंगे। फिर आपको याद है तो पर्टिकुलर्स का कॉलम आप जो पहले बनाते थे फॉर्मेट, उसमें क्या होता था स्कूलिंग में, पर्टिकुलर्स अमाउंट रुपीज, दो ही चीजें आती थी। याद रखना ये पी एंड एल अकाउंट सोल प्रोप्राइटरशिप का या पार्टनरशिप का नहीं है कि वो हम पेज को बीच में से फोल्ड करें, लेफ्ट साइड डेबिट राइट साइड क्रेडिट, ऐसा नहीं होता है। ये कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, स्टेटमेंट है, जो वर्टिकल फॉर्म में बनता है, जिसमें ऊपर इनकम और नीचे एक्सपेंसेस आता है। स्कूल लेवल पे आपको कंपनी फाइनल अकाउंट में ये आ चुका है, ठीक है। इसके फॉर्मेट का डिस्कशन वाला वीडियो भी हमारी साहस एप्लीकेशन पर रखा हुआ है, तो अगर किसी को वो भी याद नहीं है तो वो देख सकते हो आप लोग। तो यहां पर हम कॉलम कौन से बनाएंगे, तो पहला बनेगा हमारा पर्टिकुलर, पर्टिकुलर के अंदर हम लोग पहले मेन क्या है, कॉलम कितने बनाने हैं तो वो देख लेने का। तो 3 इंफॉर्मेशन के लिए और 3 अमाउंट के लिए, पर्टिकुलर, बेसिस ऑफ अलोकेशन, वर्किंग नोट नंबर वो अगर है तो, फिर टोटल अमाउंट, प्री इनकॉर्पोरेशन अमाउंट, पोस्ट इनकॉर्पोरेशन अमाउंट। तो पर्टिकुलर का कॉलम थोड़ा सा बड़ा रखना है। चलो मैं पहले टेबल ड्रॉ कर दूं, ये भी मैं पेंसिल स्केल लेके ड्रॉ करके दिखा रहा हूं ताकि हर एक लेवल के स्टूडेंट्स को पता चले और आपको भी इसी तरह से स्केल पेंसिल का इस्तेमाल करके ही बनाना है। बेसिस ऑफ एलोकेशन, नोट नंबर का तो बहुत ही छोटा कॉलम जो हम वर्किंग नोट करेंगे वो रेफरेंस के लिए लिखेंगे। फिर 3 अमाउंट के लिए, तो अमाउंट के लिए इतने बड़े कॉलम नहीं होंगे, अमाउंट मैक्सिमम लैक्स में या मैक्स टू मैक्स करोड़ तक आ सकती है, तो उसके हिसाब से आप 6-7 लिख सको उतना कॉलम होना चाहिए। तो टोटल अमाउंट, प्री इनकॉर्पोरेशन, पोस्ट इनकॉर्पोरेशन, इस तरह से टेबल ड्रॉ कर देना है सबको, और उसमें इस तरह से आप इंफॉर्मेशन लिखोगे। देखो पर्टिकुलर्स पहला एग्जांपल था इसलिए मैंने ये टेबल ड्रॉ करके दिखाया, ठीक है। अदरवाइज मैंने मेरी सारी चीजें रेडी रखी है ताकि टाइम वेस्ट बेसिक चीजें करने में ना चाहे, मैं आपको अच्छे से एग्जांपल का एक्सप्लेनेशन ज्यादा दे सकूं। फिर बेसिस ऑफ एलोकेशन, वर्किंग नोट सर ये नंबर माइक तो बहुत म्यूट ही कर छोटा दो, सब कॉलम माइक बनाना है। ओपन कर रहे हैं, टोटल माइक म्यूट अमाउंट, कर दो सब। प्री अमाउंट ऐसा लिख दोगे तो भी चलेगा, या प्री इनकॉर्पोरेशन अमाउंट एंड पोस्ट इनकॉर्पोरेशन अमाउंट।
इस तरह से टेबल सभी स्टूडेंट्स ड्रॉ कर दे जल्दी से। चलो टेबल ड्रॉ कर दिया। टेबल ड्रॉ करना है और ऊपर पर्टिकुलर, बेसिस ऑफ एलोकेशन, नोट नंबर, टोटल अमाउंट, प्री इनकॉर्पोरेशन, पोस्ट इनकॉर्पोरेशन, इतना ही लिखना है। अभी उसके नीचे पर्टिकुलर के कॉलम में जो इंफॉर्मेशन आएगी वो फिक्स ही होती है, क्योंकि कंपनी के एंगल पे जो फॉर्मेट होता है वो कंफर्म फिक्स फॉर्मेट ही होता है, जो आप स्कूलिंग में भी पढ़ चुके थे। तो सबसे पहले आएगा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, या वहां पर सेल्स भी लिख सकते हैं या जीपी भी आ सकता है। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन ऑब्लिक उसी को सेल्स भी कहा जाता है, और अगर एग्जांपल में जीपी डायरेक्ट दे दिया है तो सीधा जीपी आएगा। ठीक है, यहां पर जीपी आएगा इस एग्जांपल्स के अंदर। बाकी एक्चुअल फॉर्मेट आपको हो तो वहां पर डायरेक्ट जीपी नहीं होता है, वहां पर क्या होता है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, सेल्स ही लिखा जाता है, क्योंकि उसके अंदर ट्रेडिंग अकाउंट और वो सब कुछ होता है, इसलिए यहां पर ट्रेडिंग अकाउंट की कोई इंफॉर्मेशन ही नहीं आने वाली है। तो पहले रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, जिसमें आएगा जीपी यानी कि ग्रॉस प्रॉफिट, काचो नफो, प्लस, आप प्लस की साइन करना और सेकंड नंबर देना। देखो 1 नंबर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, उसके नीचे की लाइन में प्लस, सेकंड नंबर अदर इनकम, अन्य आवकों। तो यहां पर स्टार करके तो थर्ड नंबर टोटल रेवेन्यू, टोटल इनकम, वो क्या है, 1 नंबर और 2 नंबर जो ऊपर लिखा ना उसका टोटल, 1 + 2 टोटल इनकम। फिर एक लाइन ड्रॉप करके लिखो एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस के अंदर चीजें फिक्स होती है, फॉर्मेट आपको याद हो तो, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, चेंज इन इन्वेंटरीज। चेंज इन इन्वेंटरी मतलब ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक, वो तीन चीजें, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड यानी कि परचेज, सिंपल वर्ड्स में गुड्स का परचेज, एंड थर्ड चेंज इन इन्वेंटरीज, ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक होता है चेंज इन इन्वेंटरी मतलब। फिर यहां से इंफॉर्मेशन ज्यादा आएगी, ये तीन का एक ब्रैकेट रख सकते हो आप। ये तीन इंफॉर्मेशन ऐसी है जो ट्रेडिंग अकाउंट के साथ कनेक्टेड है, जो शायद ना भी हो एग्जांपल। देन एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस, शॉर्ट में हम इसको ईबीई कहते हैं, कर्मचारी ने लगता खर्चा, वो एम्प्लॉय की सैलरी हो, कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड ऑफ एम्प्लॉय, ये सारी चीजें। देन ई फाइनेंस कॉस्ट, फाइनेंस कॉस्ट में ऑलमोस्ट सारी इंटरेस्ट वाली चीजें आती है, याद रखने के लिए, इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, इंटरेस्ट ऑन बॉन्ड वगैरह वगैरह। देन डेप्रीसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन, घसार, डेप्रीसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन, अमोर्टाइजेशन નો मतलब થાય માંડી વાળું। एंड सबसे ज्यादा जो चीज आएगी वो इसमें आएगी अदर एक्सपेंस, जो ऊपर कोई कैटेगरी में नहीं आएगी, वो सारी की सारी चीजें अदर एक्सपेंस में आएगी, सबसे ज्यादा चीजें अदर एक्सपेंस में होती है। तो टोटल 7 चीजें एक्सपेंस के अंदर याद रखनी है, क्योंकि ये फॉर्मेट आपको एज इट इज ही लिखना होगा। तो पहली 3 चीजों का ब्रैकेट है, सबसे पहला क्या है, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, देन सेकंड परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, देन चेंज इन इन्वेंटरी, फिर यहां से काम की चीजें शुरू होगी, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस, देन फाइनेंस कॉस्ट, देन डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन, एंड लास्ट अदर एक्सपेंसेस। क्लियर, ये एक्सपेंसेस लिख दो, उसके बाद टोटल कर दिया जाएगा इस एक्सपेंस का, टोटल एक्सपेंस, ये ए टू जी का टोटल, ए टू जी जो भी सारे एक्सपेंसेस लिखे हैं उसका टोटल, ए टू जी का टोटल। और अब ये 3 नंबर में से ये 4 नंबर, मतलब ये जो एक्सपेंसेस लिखे थे ना वही है ये 4 नंबर। तो इनकम में से एक्सपेंस को माइनस करोगे, देखो यहां पर टोटल रेवेन्यू था, इसमें से ये टोटल एक्सपेंस को माइनस करेंगे तो जो डिफरेंस मिलेगा उसको हम लोग बोलेंगे पीबीटी या ईबीटी।
प्रॉफिट बिफोर टैक्स या अर्निंग बिफोर टैक्स, टैक्स पहला नो नफो, फिर उसमें से माइनस होता है टैक्स, अगर एग्जाम्पल में हो तो माइनस की साइन करना टैक्स के पहले, माइनस टैक्स, और ये टैक्स माइनस कर दो, मतलब ये पीबीटी में से टैक्स माइनस कर दो, तो जो फाइनल आंसर हमारा बचेगा उसको हम लोग बोलेंगे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। हालांकि मेजोरिटी केस में यही होगा कि जो पीबीटी होगा वही हमारा पीएटी हो जाएगा, टैक्स ना दिया हो, पॉसिबिलिटी इसकी ज्यादा होती है, बट फॉर्मेट पूरा ही लिखेंगे, ठीक है। चलो जल्दी से एक बार फॉर्मेट लिख लो, और 5 मिनट का टाइम दे रहा हूं, फॉर्मेट को पढ़ लो, मैं आपको फॉर्मेट पूछ रहा हूं। ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स भी, सभी स्टूडेंट्स फॉर्मेट लिख के अच्छे से पढ़ना है, याद रखना है फॉर्मेट को, मैं पूछ रहा हूं। ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स को भी अनम्यूट करके आंसर देना होगा, ठीक है, तो फॉर्मेट को अच्छे से रिफर करो। बार-बार कौन कर रहे हैं? 5 मिनट का टाइम दे रहा हूं। चलो हो गया है सबका? कौन बोलेगा ऑफलाइन में से या ऑनलाइन में से? जिसका भी हो गया है वो अनम्यूट करके बोले, पूरा फॉर्मेट ही बोलना है जो एज इट इज हमने ये डिस्कस किया वैसे ही। लाइक पहले टाइटल लिखा जाता है, देन पर्टिकुलर्स, बेसिस ऑफ एलोकेशन, नोट नंबर, टोटल अमाउंट, प्री इनकॉर्पोरेशन अमाउंट, पोस्ट इनकॉर्पोरेशन अमाउंट, फिर पर्टिकुलर के कॉलम में रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन या सेल्स या जीपी, देन प्लस अदर इनकम, थर्ड टोटल इनकम, देन फोर्थ एक्सपेंस, एक्सपेंस के अंदर 7 चीज है, जिसमें सबसे पहला है कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, परचेस ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, चेंज इन इन्वेंटरी, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस, फाइनेंस कॉस्ट, डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन, अदर एक्सपेंसेस, देन टोटल एक्सपेंस किया जाएगा, देन पीबीटी, टोटल इनकम यानी कि थर्ड, माइनस टोटल एक्सपेंस यानी कि फोर्थ, जो कॉलम हमने ड्रॉ किया उसमें थर्ड जो पॉइंट था वो था टोटल इनकम, उसमें से फोर्थ टोटल एक्सपेंस को माइनस करेंगे तो मिलेगा पीबीटी, उसमें से माइनस होता है टैक्स, और फाइनली हमको अमाउंट मिलेगी पीएटी की। ये टेबल ड्रॉ कर दिया सबने? रेडी एवरीवन? चलो अभी हम लोग एग्जाम्पल के ऊपर जाते हैं और एक एक चीजें पढ़ते हैं, और हमको क्या करना है, पहले जिन चीजों का नीचे एडजस्टमेंट या इंफॉर्मेशन मिला है ना उसको यहाँ पर ऊपर टिक मार्क कर देते हैं, क्योंकि वहां पर बेसिस ऑफ एलोकेशन वो अप्लाई होगा, और उसके अलावा की जो चीजें होगी वो चीज के ऊपर डिपेंड करता है कि सेल्स रेशियो में जाएगा, टाइम रेशियो में जाएगा, या एक्चुअल बेसिस पर जाएगा। तो देखो नीचे हमने क्या क्या देखा, सेल्स अमाउंटेड टू, तो ये जो सेल्स है उसके ऊपर, हालांकि सेल्स अपने को एग्जाम्पल में दिया ही नहीं है। उसके बाद ग्रॉस प्रॉफिट, तो ग्रॉस प्रॉफिट का दिया हुआ है, तो ग्रॉस प्रॉफिट को एक टिक अंडरलाइन कर दो, ग्रॉस प्रॉफिट को अंडरलाइन कर दो जो कि क्रेडिट साइड पर दिया है। उसके बाद देखो कमीशन ऑफ 0.5% वाज पेड ऑन सेल्स, तो कमीशन के ऊपर इंफॉर्मेशन दी है, देखो ये रहा कमीशन ऑन सेल्स, यहां पर एडजस्टमेंट है ताकि हमको ध्यान रहे। फिर हमने ऑफिस रेंट को बॉक्स बनाया हुआ है, देखो नीचे बॉक्स बनाया हुआ ही है, तो ऑफिस रेंट ये रहा, पैम्पलेट में टिक करोगे, देन जनरल एक्सपेंस, ये रहा जनरल एक्सपेंस, बेड डेट एंड डेप्रीसिएशन, ये रहा बेड डेट और ये रहा डेप्रीसिएशन, आप अपने पैम्पलेट में टिक कर दो। अभी हम लोग एक एक करके चीजें पढ़ते हैं, और आपको ये बाइफरकेट करना है कि ये कौन से हेड में आता है। जो स्टेटमेंट हमने बनाया, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, उसमें ये सेल्स फ्रॉम ऑपरेशन में आएगा, अदर इनकम में आएगा, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम में आएगा, चेंज इन इन्वेंटरी में आएगा, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस में आएगा, डेप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन किस में आएगा। तो देखो पहला ही क्या बोला है, ऑफिस सैलरीज किस में आता है, ऑफिस सैलरी, सैलरी, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस तो ईबीई, तो लेफ्ट साइड पर लिख दो ईबीई। और एडजस्टमेंट में हमने देखा कि इसके ऊपर कुछ नहीं कहा है बेसिस ऑफ एलोकेशन के लिए, तो सैलरी कौन से बेसिस पर पे की जाती है, मतलब टाइम बेस, सेल्स बेस, या फिर एक्चुअल टाइम बेस पर, तो या तो टीबी लिखो या टीआर लिखो, टाइम रेशियो, टाइम बेसिस, मतलब हम कहां पर चीज लिखेंगे और कौन से बेसिस पर उस एक्सपेंस को एलोकेट कर रहे हैं वो साथ में ही लिख रहे हैं, अभी पैम्पलेट में ही बाइफर्केशन कर रहे हैं। देन एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस, कौन से
हेड में जाएगा। पहले तो जो P&L का फॉर्मेट है उसमें कौन से हेड में जाएगा? देखो ये ना एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस है, ना ही डेप्रीसिएशन है, ना ही फाइनेंस कॉस्ट है, तो जिसका कोई नहीं होता उसका अदर एक्सपेंस होता है। तो ये OE अदर एक्सपेंस। एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस कौन से बेसिस पर एलोकेट होता है? एडवर्टाइजमेंट सेल्स के साथ कनेक्टेड है, तो सेल्स बेसिस SB। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी ये भी किसी कैटेगरी में नहीं आता है, ना ही ये एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस है, ना ही ये फाइनेंस कॉस्ट है, ना ही ये डेप्रीसिएशन है, तो ये भी अदर एक्सपेंस में। मैंने कहा था कि सबसे ज्यादा चीजें अदर एक्सपेंस में आएगी। अदर एक्सपेंस प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी कौन से बेसिस पर? कुछ नहीं कहा है तो टाइम बेसिस पर। याद रखेंगे कि प्रिंटिंग स्टेशनरी ये सेल्स के साथ कनेक्टेड नहीं है, तो जनरल एक्सपेंस है, तो ये टाइम बेसिस पर जाएगा। अगर आपको कंफ्यूजन लगा हो कोई पॉइंट में तो वहां पर टिक मार्क कर देंगे, इस तरह का कुछ इंपॉर्टेंट टिक मार्क आप अपने लिए बना लोगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट टिक मार्क की साइन आप अपने हिसाब से पैम्पलेट में टिक करना, जो कि हर एक एग्जाम्पल के लिए सेम रखोगे, तो जब आप फिर से रिवीजन करो तो आपको वही चीज लिखने की जरूरत हो। चलो, फिर जनरल एक्सपेंस कौन सी कैटेगरी में आएगा? अदर एक्सपेंस। बट यहां पर एडजस्टमेंट में कुछ कहा है, देखो हमने अंडरलाइन की है, तो वहां पर बेसिस ऑफ एलोकेशन के लिए कुछ ना कुछ होगा। देखो, जनरल एक्सपेंस इंक्लूड 16,000 टुवर्ड्स द सेल्स प्रमोशन, तो जनरल एक्सपेंस कुछ ना कहा हो तो टाइम बेस होता है, बट यहां पर बोला है कि जनरल एक्सपेंस में से 16,000 सेल्स प्रमोशन पर है, तो जनरल एक्सपेंस जितना भी होगा उसमें से 16,000 हम लोग सेल्स बेस पर एलोकेट करेंगे और बाकी के टाइम बेसिस पर। तो ये एडजस्टमेंट है, तो हम लोग टिक मार्क करेंगे, इसका वर्किंग नोट हमें करना पड़ेगा। फिर ऑफिस रेंट कौन से बेसिस पर होगा? पहले तो कौन सी कैटेगरी में जाएगा? एक्सपेंस कौन सा? एक्सपेंस कौन से हेड में जाएगा? जिसका कोई नहीं होता उसका अदर एक्सपेंस होता है। ना ही ये इंटरेस्ट है, ना ही ये एम्प्लॉय का खर्चा है, ना ही ये डेप्रीसिएशन है, तो अदर एक्सपेंस। अभी ऑफिस रेंट कुछ ना बोला हो तो टाइम बेस पर जाता है, बट यहां पर हमने अंडरलाइन की है, तो एडजस्टमेंट में देखो, ऑफिस रेंट वाज पेड एट 7,000 पर मंथ अप टू 30th सितंबर एंड देन आफ्टर 9,000, तो यहां पर इंफॉर्मेशन दी है, तो वो एडजस्टमेंट के हिसाब से हम लोग करेंगे। वर्किंग नोट करना पड़ेगा, वो हम वर्किंग नोट करेंगे। होगा टाइम बेस ही, बट एक्चुअल टाइम जो एग्जांपल में लिखा हुआ है उसके हिसाब से, जो मैं वर्किंग करके आपको दिखाऊंगा। देन इलेक्ट्रिसिटी चार्ज अदर एक्सपेंस। चलो, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस कौन से बेसिस पर होता है? अगर कुछ ना कहा हो तो टाइम बेसिस पर, मंथली, तो टाइम बेस। ऑडिटर्स फी, ऑडिटर्स फीस किस में आएगा? कौन सा एक्सपेंस में आएगा? चलो, एक आंसर है एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस, एक में मुझे अदर एक्सपेंस सुनाई दिया, और किसी ने तो शायद डेप्रीसिएशन ऐसा कुछ बोला। कौन से बेसिस पर? सॉरी, कौन सा एक्सपेंस? एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस या अदर एक्सपेंस? एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस बोलने वाले सभी गलत है, ये अदर एक्सपेंस में जाएगा। इंपॉर्टेंट टिक करो। सर ऐसा क्यों, ऐसा काई को? तो ऑडिटर्स जो है वो एम्प्लॉय नहीं है, ऑडिटर जो है वो एम्प्लॉय नहीं है, ये एक इंडिपेंडेंट सर्विस प्रोवाइड करने वाला है जो अपनी फीस चार्ज कर रहा है। ठीक है, उसके बाद डायरेक्टर्स फीस, ये भी अदर एक्सपेंस, बिकॉज डायरेक्टर इज ऑल्सो नॉट एन एम्प्लॉय। डायरेक्टर याद रखना कंपनी के सिलेक्ट किए हुए, इलेक्ट किए हुए लोग होते हैं, जो शेयर होल्डर्स सिलेक्ट करते हैं कंपनी का मैनेजमेंट करने के लिए, वो डायरेक्टर्स होता है, बट डायरेक्टर्स आर नॉट एम्प्लॉइज। ठीक है, तो उनको फीस पे करते हैं, देखो सैलरी नहीं लिखा है, फीस लिखा है, तो ये भी अदर एक्सपेंस में जाएगा। और दोनों ही कौन से बेसिस पर जाएंगे? तो एक्चुअल बेसिस होता है, क्योंकि एडजस्टमेंट में कुछ बोला नहीं है, एंड एक्चुअल में भी स्पेसिफिकली पोस्ट इनकॉर्पोरेशन में जाएगा। टिक करना, ये दोनों चीज है, पोस्ट पोस्ट। ऐसा इसलिए क्योंकि डायरेक्टर्स कंपनी के होते हैं, और गणेश प्राइवेट लिमिटेड या गणेश लिमिटेड ये फॉर्म हुई है, तो ऑडिटर उसके होते हैं,
तो वो पोस्ट इनकॉर्पोरेशन में आएगा। इंपॉर्टेंट टिक करके रखना इन दोनों ही चीजों को। देन बेड डेट, अदर एक्सपेंस, कौन से बेसिस पर? देखो एडजस्टमेंट दिया इसलिए हम लोग आगे पढ़ेंगे, बट कुछ ना बोला हो तो सेल्स बेसिस पर, क्योंकि बेड डेट क्या होता है, जिनको हमने गुड्स क्रेडिट पर बेचे हैं उनके पास से पैसे नहीं मिलते हैं, तो बेड डेट सेल्स के साथ कनेक्टेड है, स्पेसिफिकली क्रेडिट सेल्स के साथ। तो देखेंगे इसके एडजस्टमेंट में क्या बोला है। कमीशन ऑन सेल्स कौन सा एक्सपेंस? अदर एक्सपेंस। और इसमें भी एडजस्टमेंट दिया हुआ है, तो एडजस्टमेंट के हिसाब से हम काम करेंगे, अदरवाइज कुछ ना कहा होता तो सेल्स बेसिस पर करते। क्लियर? लिखा है ना कमीशन ऑन सेल्स, तो उसका खर्चा सेल्स बेसिस पर प्री एंड पोस्ट के बीच में एलोकेट होता। देन प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, स्थापना ना खर्चा, स्थापना ना खर्चा, प्रिलिमिनरी एक्सपेंस प्रारंभिक खर्चा, पोस्ट इनकॉर्पोरेशन स्पेसिफिकली। क्यों? क्योंकि क्या फॉर्म हुआ है, गणेश इंडस्ट्रीज लिमिटेड या गणेश लिमिटेड फॉर्म हुई है, तो जो प्रिलिमिनरी एक्सपेंस होते हैं या एस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंस होते हैं वो उसी के फॉर्म करने के पीछे हुए होंगे। तो याद रखना कि जब भी ये प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस या एस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंसेस आते हैं तो वो पोस्ट इनकॉर्पोरेशन का ही होता है, क्योंकि जब कंपनी बनी है उसी कंपनी का वो खर्चा होगा, प्री में वो कैसे आ सकता है। तो इंपॉर्टेंट टिक मार्क इसको भी करना। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस प्रारंभिक खर्चा, स्थापना ना खर्चा वगैरह वगैरह जो भी नाम है वो आएगा पोस्ट इनकॉर्पोरेशन में। देन डिबेंचर इंटरेस्ट, फाइनेंस कॉस्ट, और कुछ ना कहा हो तो वो टाइम बेसिस पर होता है। कितने टाइम के लिए डिबेंचर थे? एक मिनट, डिबेंचर इंटरेस्ट है, सॉरी, डिबेंचर कौन इश्यू कर सकता है? कंपनी। तो जो कंपनी फॉर्म हुई है वही कंपनी के डिबेंचर होंगे, तो कंपनी फॉर्म होने से पहले तो वो खर्चा हो ही नहीं सकता, तो ठीक करना, इसको स्पेसिफिकली लिखना पोस्ट इनकॉर्पोरेशन। डिबेंचर इंटरेस्ट है, डिबेंचर इंटरेस्ट स्पेसिफिकली डिबेंचर कंपनी फॉर्म होती है वो इश्यू करती है, तो कंपनी फॉर्म होने के बाद ही वो खर्चा हो सकता है, तो वो आएगा पोस्ट इनकॉर्पोरेशन में। इसको भी इंपॉर्टेंट टिक कर सकते हो। देन डेप्रीसिएशन, डेप्रीसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन, इसमें एडजस्टमेंट दिया हुआ है तो उसके हिसाब से काम करेंगे, अगर एडजस्टमेंट ना हो तो वो टाइम बेसिस पर जाता है। हालांकि यहां पर हमको एडजस्टमेंट दिया है, टिक मार्क कर दिया है हमने, तो उसके हिसाब से हम लोग काम करेंगे। नेट प्रॉफिट वो तो काम का नहीं है क्योंकि वो तो हम ढूंढेंगे, तो नेट प्रॉफिट को हल्के से कैंसिल कर दो। वो क्यों कैंसिल? क्योंकि हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट भी तो बना रहे हैं, तो उसमें तो हमको नेट प्रॉफिट मिलेगा पोस्ट इनकॉर्पोरेशन वाला, तो ये काम का नहीं है। क्रेडिट साइड पर जीपी कहां आएगा? स्टार्टिंग में ही रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, RFO, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। और कौन से बेसिस पर होता है? एडजस्टमेंट दिया है सेल्स बेसिस पर होता है, और एडजस्टमेंट दिया है तो हम लोग एडजस्टमेंट के हिसाब से काम करेंगे, बट उसमें सेल्स ही आने वाला है। शेयर ट्रांसफर फीस क्रेडिट साइड पर हो, ये मतलब इनकम होगी, ये तो कंफर्म ही है, तो इनकम के लिए एक ही है, अदर इनकम। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन प्लस अदर इनकम, तो ये अदर इनकम। बेसिस ऑफ एलोकेशन कौन सा होगा? सॉरी, अदर इनकम, नॉट एक्सपेंस, अदर इनकम। शेयर ट्रांसफर फीस, शेयर ट्रांसफर कंपनी फॉर्म होने के बाद ही हो सकते हैं, तो ये खर्चा कंफर्म पोस्ट एक्विजिशन या पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड में ही आएगा। क्लियर? यहां पर हमारा ये बाइफर्केशन कंप्लीट हो गया। अब जो पहली दो बेसिक चीजें हैं वो हम वर्किंग कर देंगे, और फिर हर एक इंफॉर्मेशन को लिखते जाएंगे, और उसका वर्किंग जरूरी है तो करेंगे। दो बेसिक वर्किंग किसके आएंगे? एक टाइम बेस आता है तो टाइम रेशियो ढूंढना पड़ेगा, सेल्स बेसिस है तो सेल्स रेशियो ढूंढना पड़ेगा। तो जिस पेज पर आपने टेबल ड्रॉ किया है उसके नेक्स्ट वाले पेज पर लिखो वर्किंग नोट 1, टाइम रेशियो या टाइम बेसिस।
टाइम रेशियो या टाइम बेसिस? चलो पहले तो ऑनलाइन में भी सभी स्टूडेंट्स ने ये वर्किंग लिख दिए है, सबको वर्किंग तक की सारी चीजें क्लियर? थम्स अप कर देना जल्दी जल्दी से। ओके डन। चलिए, तो सबसे पहला वर्किंग टाइम रेशियो। टाइम रेशियो कैसा होता है? डेट ऑफ स्टार्टिंग ऑफ फाइनेंशियल ईयर या फिर डेट ऑफ एक्विजिशन टू डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। देखो ध्यान से समझ लेना, डेट ऑफ एक्विजिशन टू डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, ये प्री इनकॉर्पोरेशन का पीरियड हो गया। एंड पोस्ट का पीरियड क्या होता है? डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन टू एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर। अभी यहां पर एक्विजिशन कौन सी डेट को किया था? 1 अप्रैल। देखो एग्जांपल में, incorporated 1 August to take over the business of Srinath and company with effect from 1 अप्रैल। तो 1 अप्रैल को डेट ऑफ एक्विजिशन है, तो यहां पर हम लोग लिखेंगे 1 अप्रैल 2020 टू इनकॉर्पोरेट कब हुआ है? 1 अगस्त 2020। अभी 1 अगस्त लिखो या 31 जुलाई लिखो, दोनों का मतलब एक ही हुआ। एंड पोस्ट इनकॉर्पोरेशन का पीरियड कौन सा है? डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, जो कि क्या है? 1 अगस्त 2020 टू एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर क्या है? 31 मार्च 2021। तो ये टाइम पीरियड कितना हुआ? 1 अप्रैल, मतलब अप्रैल महीना पूरा आएगा, मई, जून, जुलाई एंड अगस्त लिखो। 1 अगस्त है तो अगस्त महीना नहीं आएगा, तो सिर्फ 4 महीने, अप्रैल, मई, जून, जुलाई। तो ये टाइम पीरियड हुआ 4 मंथ। एंड 1 अगस्त से लेके 31 मार्च, तो अगस्त महीना पूरा है, पहली तारीख है मतलब पूरा अगस्त महीना। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। 31 मार्च पर ईयर खत्म। कितने महीने हुए? 8 मंथ। तो ये ड्यूरेशन हुआ 8 महीने का। तो टाइम बेसिस क्या हुआ? 4:8, जिसको फर्दर हम लोग डिवाइड करें तो क्या होगा? 4 1s are 4, 4 2s are 8, तो 1:2। ये हमें क्या मिला? टाइम बेस या टाइम रेशियो। तो जो भी चीजें हमने टाइम बेसिस पर लिखी है उसकी अमाउंट को हम 1:2 में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे प्री एंड पोस्ट के बीच में। चलो लिखो, समझ के ये वर्किंग नोट 1 लिखो। ऑफलाइन वाले भी, ऑनलाइन लाइव वाले भी ये वर्किंग सभी लिखेंगे। हैंड रेज किसी ने किया हो तो अनम्यूट करके बोल सकता है। सभी स्टूडेंट्स को प्रॉपरली लिखना है। आईफोन, धनेशा, रोहन, माही, मैत्री, ओम, रेडमी नोट 8। अभी अपने नाम रखो ना यार। अंजलि कैपिटल, अंजलि स्मॉल भी होती है, वो आज नहीं है शायद। हिनेसा, रैंडम, आर्यन, तनिषा, जयमिका, जानकी, नाजनीन, जयमीन, वीवो, मैत्री, वीवो भी है, फिर से वीवो, सोनू, हरलीन, निधि, नेत्रा, अमित, बहुत बहुत सारे हैं। चलो जल्दी जल्दी से सबको लिखना है। और ऑनलाइन में जिस जो भी लिख लेता है वो थम्स अप कर देगा। वर्किंग नोट 1 लिख दे वो थम्स अप करे। ऑफलाइन में जो बैठे वो पेप्सी करे, आई मीन ओके बोल दे। यस बोलिए। सर मुझे वो अभी आपने सिखाया ना कि कितने, वो नहीं। थोड़ा लाउडली बोलो, माइक को अपने नजदीक रख के बोलो। हाँ, वो आपने जो मंथ निकाले ना, वो कैसे किया वो नहीं समझ। ओके, ये फर्स्ट लेक्चर है, आगे वाला लेक्चर अटेंड नहीं किया था या किया था? नहीं किया। ओके ठीक है, इसलिए समझ में नहीं आ रहा है। मैंने पहले स्टार्टिंग में भी बोला कि अगर आगे का लेक्चर अटेंड नहीं किया है तो थोड़ा कंफ्यूजन होगा। आपको मैं डाउट सॉल्व समझ करवा देता हूँ, बट ध्यान रखना आगे वाला जो वीडियो है वो देख लेना। लेक्चर अटेंड ना किया हो तो वो वीडियो देख लेना, जिसमें मैंने वो टाइम बेसिस प्रॉपर समझाया हुआ था। देखो
टाइम रेशियो कैसे ढूंढा जाता है, जो भी स्टूडेंट्स को नहीं समझ में आया वो लोग फिर से एक बार ध्यान से सुन लें। जो डाउट आया है तो वो मैं टाइम बेसिस फिर से समझाता हूं, बट फिर से एक बार बता रहा हूं, अगर आगे का लेक्चर अटेंड नहीं किया और डायरेक्ट ही एग्जांपल देख रहे हो तो हो सकता है कि कुछ चीजें आपको अनक्लियर रहे। तो मेरा स्ट्रॉन्ग सजेशन रहेगा कि इसके आगे वाले लेक्चर का वीडियो साहस एप्लीकेशन से या यूट्यूब से देख लो। टाइम बेसिस कैसे आया, तो टाइम रेशियो या टाइम पीरियड प्री एंड पोस्ट इनकॉर्पोरेशन का किससे फाइंड आउट होता है, तो डेट ऑफ टेकिंग ओवर ऑफ बिजनेस जो कि आपको एग्जांपल में दिया होगा से लेके डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी, ये होता है हमारा प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड, जो कि हमको यहाँ पर एग्जांपल में दिया हुआ है। देखो मैं येलो हाईलाइट करके आपको दिखाता हूं ताकि आपको पता चले। देखो डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन 1 अगस्त एंड डेट ऑफ टेकिंग ओवर ऑफ बिजनेस 1 अप्रैल। तो जिस डेट पर बिजनेस टेक ओवर हो रहा है वहां से लेके कंपनी जिस डेट पर इनकॉर्पोरेट हुई है वो टाइम पीरियड प्री इनकॉर्पोरेशन का, और ये डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन से लेके बाकी का जो टाइम बचा मतलब फाइनेंशियल ईयर खत्म होता है वहां तक का टाइम पीरियड वो माना जाएगा पोस्ट इनकॉर्पोरेशन। तो वही चीज हमने यहां पर लिखी, देखो डेट ऑफ टेकिंग ओवर ऑफ बिजनेस 1 अप्रैल, डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन 1 अगस्त। तो अप्रैल, 1 अप्रैल से 1 अगस्त, तो अप्रैल मई जून जुलाई, 1 अगस्त तो अगस्त महीना नहीं आएगा पूरा, तो 4 महीने हो गए, तो यहां पर हमने लिखा 4 मंथ। एंड डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन से यानी कि 1 अगस्त से लेके फाइनेंशियल ईयर का एंड 31 मार्च तक का पीरियड, तो अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, 8 महीने। तो टाइम पीरियड प्री एंड पोस्ट का क्या हुआ, 4 मंथ 8 मंथ, 4:8 यानी कि 1:2। क्लियर? ऑनलाइन में जिसने डाउट पूछा था वो समझ में आया? फिर भी 100% डाउट क्लियर करने के लिए वो आगे वाला वीडियो जरूर से देख लेना। यस सर। ओके चलिए, अभी दूसरा वर्किंग होता है सेल्स रेशियो का, जो कि एग्जांपल में यहां पर देखो ये इंफॉर्मेशन हमको दी हुई है। टोटल सेल्स अमाउंटेड टू ₹32 लाख। इस एग्जांपल में देखो हमको सेल्स नहीं दिया है, सीधा जीपी दिया है, पर एडजस्टमेंट में सेल्स दिया है। सेल्स टोटल कितना है, 32 लाख, आउट ऑफ विच सेल्स ऑफ प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड, प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड सेल्स कितना है, 8 लाख। तो ऑब्वियस है कि जो बाकी का सेल्स बचा वो किसका होगा, पोस्ट इनकॉर्पोरेशन। तो यहां पर ध्यान से देखो, वर्किंग में हम लिखेंगे टोटल सेल्स कितना दिया है, 32 लाख। प्री पोस्ट, प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड का सेल्स एग्जांपल में एडजस्टमेंट में कितना लिख के दे दिया है, देखो 8 लाख है, तो यहां पर हम लिखेंगे प्री इनकॉर्पोरेशन का सेल्स 8 लाख। तो बाकी बचा वो पोस्ट इनकॉर्पोरेशन का कितना होगा, तो कैलकुलेटर पर देखो 32 लाख टोटल सेल्स में 30, कैलकुलेटर का इस्तेमाल करके भी दिखा रहा हूं, 32 लाख माइनस 8 लाख, तो बैलेंस कितना बचा आप अपने अपने कैलकुलेटर पर करोगे, ऑफलाइन वाले भी और ऑनलाइन वाले भी। 24 लाख रुपीस आ रहा है, तो यहां पर प्री एंड पोस्ट का सेल्स ये 24 लाख। तो अभी हम लोग ये पीछे के जीरो को हम कॉमन में कट कर दे, 5 जीरो को, तो क्या निकलेगा यहां पर 824। अभी 8 के टेबल में 24 आता ही है, 8 1 8, 8 3 24, 8 तरी 24, तो 8 1 8, 8 तरी 24, तो 1:3। ये हमको क्या मिला, सेल्स बेस या सेल्स रेशियो। चलो समझ के लिखो ये ध्यान से, सभी स्टूडेंट्स ऑफलाइन वाले भी एंड ऑनलाइन लाइव वाले भी, या ऐप से जो स्टूडेंट्स ये वीडियो को देखे वो भी ये वर्किंग को प्रॉपर्ली नोटबुक में लिखेंगे। चलो सब लोगों ने लिख दिया, ऑफलाइन एज वेल एज ऑनलाइन लाइव वर्किंग नोट लिख दिया हो। ऑनलाइन लाइव वालों ने तो थम्स अप कर दे जल्दी से, जैसे जैसे हो जाता है और समझ में आ जाता है तो वो थम्स अप करते जाए। ऑनलाइन वाले, यस एग्जैक्टली, वेरी गुड। चलो अभी हम लोग क्या करेंगे, मेन वर्किंग हो गए, अभी हम लोग एग्जाम्पल करते जाएंगे और जो जो चीजों में हमको एक्स्ट्रा वर्किंग की जरूरत पड़ती है वो लिखते जाएंगे। तो देखो शुरुआत करते हैं। आप अभी पैम्पलेट रखोगे, मैं बार बार स्क्रीन ऊपर नीचे नहीं करूंगा, मैं मेरे पास मेरा पैम्पलेट लेके ही बैठा हूं, आप लोग अपने पास जो अपने पैम्पलेट है वो रखेंगे। क्रेडिट साइड पर देखो सबसे पहले जीपी, क्योंकि हमारा फॉर्मेट, अभी मैं फॉर्मेट ओपन रखूंगा जो आप लोगों ने भी फॉर्मेट बनाया है। सबसे पहला है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, वहां पर लिख दोगे जीपी। अभी जीपी के लिए एग्जाम्पल में हमको इंफॉर्मेशन दी हुई थी, देखो ग्रॉस प्रॉफिट वॉज
यूनिफॉर्म एट रेट ऑफ 25% ऑन सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस के 25% है। अगर ये ना दिया होता, देखो हम 25% करेंगे या सीधा ये 8 लाख का जीपी हमको दिया हुआ है, देखो 8 लाख, दो तरह से हम कर सकते हैं। ये 8 लाख जीपी को ग्रॉस प्रॉफिट सेल्स बेसिस पर होता है, तो सेल्स बेसिस पर एलोकेट कर दो, या फिर यहां पर जो इंफॉर्मेशन दी हुई है कि 25% सेल्स के है, तो सेल्स प्राइस जो प्री इनकॉर्पोरेशन की है एंड पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड की है, उस अमाउंट पे 25% करोगे ना तो भी आपको सेम अमाउंट ही मिलेगी। हम लोग यहां पर जो एग्जांपल में दिया है उसके हिसाब से करेंगे। तो वर्किंग नोट 3 फॉर जीपी, देखो ग्रॉस प्रॉफिट की अमाउंट कितनी है, टोटल अमाउंट 8 लाख है। प्री एंड पोस्ट इंफॉर्मेशन क्या है जीपी के लिए, सेल्स इंटू 25%। एग्जाम्पल में बोला है ना, यूनिफॉर्म है सेल्स पे 25%। तो प्री इनकॉर्पोरेशन का सेल्स कितना है, देखो यहां पर हमने देखा था ऊपर वाले वर्किंग में ही, देखो ये प्री इनकॉर्पोरेशन का सेल्स एंड ये पोस्ट इनकॉर्पोरेशन का सेल्स। तो प्री इनकॉर्पोरेशन का सेल्स कितना है 8 लाख रुपीस, तो यहां पर 8 लाख इंटू 25%, तो कैलकुलेटर के ऊपर 8 लाख इंटू 25% कितना आया 2 लाख रुपीस आ रहा है, तो यहां पर लिख देंगे 2 लाख। एंड पोस्ट इनकॉर्पोरेशन का सेल्स कितना था ऊपर देखो 24 लाख के 25%, क्योंकि इंफॉर्मेशन में बोला है सेल्स के 25% है यूनिफॉर्म, तो हम लोग प्री इनकॉर्पोरेशन के सेल्स पर 25% लगाएंगे, पोस्ट इनकॉर्पोरेशन के सेल्स पर भी 25%। तो कैलकुलेटर पर 24 लाख इंटू 25% कितना आया 6 लाख, तो यहां पर लिख देंगे। अभी सिर्फ रेफरेंस के लिए ये हमने जो इंफॉर्मेशन दी थी उसके हिसाब से किया, अगर ये ना करे तो भी सेल्स बेस पर है, तो सेल्स रेशियो कितना है 1:3। टोटल जीपी कितना दिया है 8 लाख का, तो 8 लाख इंटू 1/4, क्योंकि 1:3, तो टोटल शेयर कितना हुआ 1 + 3 4, उसमें से प्री का शेयर क्या है 1/4। तो कैलकुलेटर पर देखो 8 लाख इंटू 1/4 करो, 8 लाख इंटू 1/4 क्या आया 2 लाख, और हमने जो अभी किया उसमें भी प्री में कितना आया था 2 लाख ही आया था। पोस्ट का टोटल शेयर 8 लाख इंटू सेल्स बेस पोस्ट का कितना है 3/4, तो 8 लाख इंटू 3/4 करो 6 लाख ही आएगा। ठीक है, तो कोई भी बेस पर करो सेम ही निकलने वाला है। हमने यहाँ पर जो इंफॉर्मेशन है उसको फॉलो किया, और अभी टेबल में लिखेंगे, जो टेबल है उसमें सबसे पहला ही लिखा है ना रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन जीपी, तो वहां पर हम लिख देंगे एक्चुअल बेसिस जो एडजस्टमेंट में दिया है वो, या फिर सेल्स बेसिस। तो बेस में लिख दो सेल्स बेस, बेसिस वाले में लिखो सेल्स। वर्किंग नोट कौन से नंबर की हमने की 3, तो ये लिख दो 3। बेसिस आया सेल्स का, वर्किंग नोट हमने किया 3। टोटल अमाउंट कितनी दी हुई है एग्जांपल में 8 लाख, तो टोटल अमाउंट में 8 लाख। प्री इनकॉर्पोरेशन की अमाउंट वर्किंग नोट में हमने लिखा कितनी 2 लाख, तो प्री इनकॉर्पोरेशन की अमाउंट में लिखो 2 लाख एंड पोस्ट इनकॉर्पोरेशन की अमाउंट में लिखो 6 लाख। हो गया क्लियर, लिखा सबने यहां तक। फिर एक्चुअल एग्जांपल में ऊपर देखो क्रेडिट साइड की इंफॉर्मेशन को हम लोग पहले कर रहे हैं, तो ये हमने लिख दिया। फिर दूसरा क्या है शेयर ट्रांसफर फीस, जो किस में आता है हमने लिखा ही है अदर इनकम एंड पोस्ट में ही जाता है सीधा, तो यहां पर टेबल में जो हमने टेबल बनाया है उसमें लिख देंगे अदर इनकम। बेसिस ऑफ एलोकेशन क्या है पोस्ट, एक्चुअल में पोस्ट, पोस्ट या प्री लिखोगे मतलब एक्चुअल ही हो गया, तो यहां पर पोस्ट। तो इसके लिए तो कोई वर्किंग नोट की जरूरत ही नहीं है। टोटल अमाउंट कितनी है 10,000, और ये पूरे के पूरे को इसमें आएंगे प्री में या पोस्ट में, या डिस्ट्रीब्यूट करो पोस्ट में, तो प्री में डैश पोस्ट में 10,000। हो गया, समझ में आया क्या किया। जो शेयर ट्रांसफर फीस है वो अदर इनकम है, तो अदर इनकम में लिखा, और वो पूरी अमाउंट पोस्ट में जाती है तो पोस्ट में लिख दिया। अभी हमारा काम क्या है टोटल कर देने का, क्योंकि नेक्स्ट स्टेप क्या है टोटल। तो देखो टोटल इनकम कितनी हो रही है 8,10,000
उसमें प्री इनकॉर्पोरेशन की इनकम है 2 लाख एंड पोस्ट की है 6,10,000। समझ में आया ये? लिखा सबने ऑनलाइन में भी? मैं यहां से सबकी माइक म्यूट कर देता हूं ताकि बीच में डिस्टरबेंस ना हो। समझ में आ गया यहां तक की चीजें और लिख दिया हो तो थम्स अप करो। थम्स अप करेंगे जल्दी से। मैं यहां पर चेक कर रहा हूं। यस, तनीषा, जयमिका, ओम, आर्यन, ओम, माही, सबके थम्स अप आ गए। गुड, ओके ओके, बढ़िया है। मैत्री, अमित, नरुतो, ओके, दिस्ती, हरलीन, ओके, डन। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे, डेबिट साइड की चीजें देखेंगे। एग्जाम्पल में डेबिट साइड की चीजें देखते जाते हैं। सबसे पहले क्या है, ऑफिस सैलरी। और ऑफिस सैलरी में देखो एक ही चीज आई है। अगर ऑफिस सैलरी में एक से ज्यादा, मतलब ईबी में एक ही चीज है, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस में एक ही है। अगर एक से ज्यादा होती ना तो हमको सेपरेट वर्किंग करना पड़ता। यहां पर एक ही है तो हम सीधा फॉर्मेट में ही लिख सकते हैं। पर याद रखना, जो भी टाइप में ये एक्सपेंस के टाइप जो हमने लिखे, ईबी, अदर एक्सपेंस वगैरह वगैरह, उसमें जिसमें भी एक से ज्यादा चीजें हो उसका वर्किंग हमें करना पड़ेगा। जैसे अदर एक्सपेंस में बहुत सारी चीजें, तो अदर एक्सपेंस का हमको सेपरेट वर्किंग करना पड़ेगा। ईबी में आप देखोगे तो एक ही चीज आई थी ईबी में, फाइनेंस कॉस्ट में, डेप्रीसिएशन अमोर्टाइजेशन में, और कोई एडजस्टमेंट भी नहीं है सैलरी में। तो ऑफिस सैलरी में सीधा हम लोग टेबल में लिख देंगे। तो टेबल में लिख दो जो ईबीई एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस है वो कौन से बेसिस पर होता है एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस, टाइम। तो यहां पर लिख देंगे टाइम बेस, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस टाइम। टाइम रेशियो क्या था, 1:2। वर्किंग नोट की जरूरत ही नहीं है, डायरेक्टली ही हो जाएगा। कितनी है टोटल सैलरी, 2,40,000। तो कैलकुलेटर पर ही 2,40,000 इंटू 1/3। बाई 3 क्यों कर रहा हूं, ये समझ में आ रहा है? 1:2, 1 + 2 टोटल हुआ 3। तो कैलकुलेटर पर 2,40,000 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 3, तो कितना आया, 80,000। ये प्री इनकॉर्पोरेशन का 80,000। और पोस्ट इनकॉर्पोरेशन का कितना हो जाएगा, बाकी की अमाउंट 240 - 80 कर दोगे तो भी समझ में आ जाएगा, या 240 इंटू 2/3 करो तो भी आ जाएगा, 1,60,000। नो वर्किंग नोट नीडेड। लिखा सबने यहां तक? अब इंपॉर्टेंट चीज हमारी शुरू होने जा रही है, क्योंकि अदर एक्सपेंस में बहुत सारी चीजें हैं। तो वर्किंग नोट 4 आपको लिखना पड़ेगा। तो चलो वर्किंग नोट नंबर 4, अदर एक्सपेंस। आप चाहो तो टेबल ड्रॉ कर सकते हो, अदरवाइज वैसे ही भी लिख सकते हो, पर्टिकुलर, इनर कॉलम, आउटर कॉलम। ठीक है, इस तरह से हम लिख देंगे। आउटर कॉलम में अपने को प्री पोस्ट की अमाउंट डिफरेंस कर देनी है। चलो सबसे पहला क्या आया, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस 44,000 है, तो मैं देखो यहां पर लिख रहा हूं एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस। टोटल अमाउंट कितनी है, 44,000। ये टोटल अमाउंट, थोड़ा मैं डिस्टेंस से लिख देता हूं ताकि अगर वर्किंग की जरूरत पड़े, कुछ स्टेप वेप्स लिखने हो तो मैं लिखवा सकता हूं। अभी प्री एंड पोस्ट का हमको जानना है। तो एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस कौन से बेसिस पर एलोकेट होते हैं, देखो हमने लिखा हुआ है सेल्स बेस। सेल्स रेशियो क्या है, हमने ढूंढ लिया है, 1:3। तो यहां पर 1:3 सेल्स बेस पर। तो कैलकुलेटर पर 44,000 इंटू 1/4, 44,000 इंटू 1/4, तो 11,000 एंड 33,000 आएगा। सब लोग अपने कैलकुलेटर पर चेक करेंगे। कैलकुलेटर में कौन हुई, तो इसमें आएगा 11,000 और पोस्ट का आएगा 33,000। सब लोग चेक करें कैसा हो रहा है, हो रहा है सबका। चलो उसके बाद क्या है,
प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, तो यहां पर सेकंड चीज लिखते हैं, कौन सा बेसिस हमने लिखा है वहां पर, टाइम। क्या है टाइम रेशियो, 1:2। तो टोटल अमाउंट कितनी है देखो 39,000। इसको क्या करेंगे 1/3 एंड 2/3। तो कैलकुलेटर के ऊपर 39,000 इंटू 1/3, तो 13,000। तो यहां पर हम लिख देंगे 13,000। तो बाकी कितना होगा 26। 39 में से 13 माइनस कर दो, या फिर 39,000 इंटू 2/3 कर दो, तो 26,000। उसके बाद थर्ड चीज क्या है, जनरल एक्सपेंस पर उसमें एडजस्टमेंट है। देखो जनरल एक्सपेंस हमने टिक मार्क किया हुआ है, तो यहां पर हम लिख देते हैं पहले जनरल एक्सपेंस। टोटल अमाउंट हमको दी हुई है 40,000। पर अभी नीचे एडजस्टमेंट देखो, जनरल एक्सपेंस के लिए एडजस्टमेंट नंबर 2 में सेकंड सेंटेंस देखो, जनरल एक्सपेंस इंक्लूड 16,000 टूवर्ड्स सेल्स प्रमोशन। अभी देखो जनरल एक्सपेंस कुछ ना कहा हो तो 40,000 टाइम बेस पर एलोकेट हो जाते हैं, बट यहां पर क्या बोला कि 16,000 जो है वो सेल्स प्रमोशन में इंक्लूड है। तो यहां पर ध्यान से देखो, ये 40,000 टोटल है, उसमें से 16,000 सेल्स प्रमोशन में है, मतलब सेल्स बेसिस पे जाएंगे, और बाकी का कुछ नहीं कहा है। तो 40,000 माइनस 16,000, तो 24,000, वो कुछ नहीं कहा है 24,000 का, तो वो कौन से बेसिस पर होगा, टाइम बेस। समझ में आया क्या किया, एडजस्टमेंट में बोला है कि 16,000 का एडवर्टाइजमेंट सॉरी जनरल एक्सपेंस सेल्स प्रमोशन में है, तो टोटल 40,000 के एक्सपेंस में से 16,000 अलग की है, अब उसको हम सेल्स बेसिस पर एलोकेट करेंगे। तो प्री पोस्ट, प्री की अमाउंट क्या होगी 16,000, कौन सा रेशियो होगा सेल्स बेस मतलब 1:3। तो कैलकुलेटर पर 16,000 इंटू 1/4, 16,000 इंटू 1/4 क्या आया 4,000। तो प्री की अमाउंट 4,000 एंड पोस्ट की कितनी होगी 16,000 इंटू 3/4, 3 चौको 12,000, और बाकी के 24,000 है वो टाइम बेस पर। टाइम बेस कौन सा है रेशियो 1:2। तो प्री एंड पोस्ट 24,000 इंटू 1/3, 8,000, सब लोग अपने कैलकुलेटर पर करेंगे। एंड सिमिलरली पोस्ट 24,000 इंटू 2/3, 24,000 इंटू 2/3 कितना आया 16,000। तो यहां पर हम लिखेंगे 16,000। अभी ध्यान से समझना, इंपॉर्टेंट चीज यहां से शुरू हो रही है कि अभी टोटल प्री का कितना हुआ। अभी आप देखोगे तो प्री की अमाउंट ये 4,000 और 8,000, ये दोनों का टोटल कितना हुआ 12,000, वो प्री के कॉलम में आएंगे। और पोस्ट का कितना हुआ 12,000, 16,000, ये दोनों टोटल 12 प्लस 16 कितना होगा 28,000, ये पोस्ट में जाएगा। समझ में आया, दिस इज इंपॉर्टेंट, तो इसको इंपॉर्टेंट टिक मार्क कर दो और समझ के लिखो। थोड़ा ध्यान रखना होगा, सभी के सभी वर्किंग में डिटेल में लिखवा रहा हूं ताकि किसी को भी कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। ऑफलाइन वाले ऑनलाइन वाले सभी स्टूडेंट्स प्रॉपरली नोट डाउन कर दो इसे। चलो ये सबने लिख दिया है, ऑफलाइन ऑनलाइन सबने लिख दिया, ओके चलिए। उसके बाद देखो जनरल एक्सपेंस के बाद क्या है ऑफिस रेंट। तो ऑफिस रेंट में भी एडजस्टमेंट है। तो पहले तो ऑफिस रेंट है 96,000 का, यहां पर 4th नंबर में लिखता हूं ऑफिस रेंट।
ऑफिस रेंट की टोटल अमाउंट हमको दी हुई है 96,000। पर अभी एडजस्टमेंट में क्या लिखा है देखो, ऑफिस रेंट यानी कि ये सेकंड नंबर का एडजस्टमेंट was paid at 7,000 per month up to 30th September and then after it was paid at rupees 9,000 per month। ध्यान से समझना, 7,000 रुपए हर महीने पे किए सितंबर महीने तक, पर हमारा प्री इनकॉर्पोरेशन का पीरियड कितना है? प्री पोस्ट प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड कितना है? अप्रैल टू जुलाई, क्योंकि 1 अगस्त को तो बिजनेस टेक ओवर हो गया है, तो 1 अगस्त से तो पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड शुरू हो जाता है। तो 1 अप्रैल से लेके 31 जुलाई तक मतलब कितने महीने हुए? 4 महीने। और ये जुलाई महीने तक, क्योंकि सितंबर महीने तक 7,000 है, तो सितंबर महीने तक मतलब जुलाई महीना भी 7,000 वाला ही होगा। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, ये 6 महीने में 7,000 की सैलरी दी है। और प्री इनकॉर्पोरेशन में कितने महीने आए? अप्रैल, मई, जून, जुलाई, मतलब 4 महीने, 4 मंथ, एंड सैलरी कितने रुपए की है? 7,000। तो कितनी सैलरी होगी? 28,000। पहले समझ लो, बाद में लिखना। पर अब यहां पर इंपॉर्टेंट है, पोस्ट में क्या होगा? पोस्ट में क्या हो रहा है? 1 अगस्त से शुरू होगा, बट 1 अगस्त से लेके मतलब अगस्त महीना और सितंबर महीना ये ऐसे है जहां पर 7,000 की सैलरी भी की, और सितंबर के बाद 9,000 की सैलरी। सेंटेंस देखो, 7,000 अप टू 30th सितंबर एंड देन आफ्टर मतलब अक्टूबर से लेके 1 अक्टूबर से कितना है? 9,000। तो यहां पर ध्यान से देखना, पोस्ट में भी 2 पार्ट आएंगे, एक अगस्त एंड सितंबर, मतलब 2 महीने, 2 मंथ, 7,000 रुपीज। तो कितना हुआ? 14,000। एंड अक्टूबर से लेके मार्च महीना मतलब 6 मंथ, उसमें कितनी सैलरी पे की है? 9,000। तो 9,000 इंटू 6, 54, बट फिर भी कैलकुलेटर पर देख लो, 9,000 इंटू 6 मंथ 54 आया, तो ये 54। तो पोस्ट इनकॉर्पोरेशन में 14,000 एंड 54,000 ये दोनों का टोटल। तो देखो, प्री इनकॉर्पोरेशन में कितनी अमाउंट गई, यहां पर मैं हाईलाइट कर देता हूं, ये प्री इनकॉर्पोरेशन वाली एंड ये 2 पोस्ट इनकॉर्पोरेशन वाली। तो यहां पर हम लोग लिखेंगे 28,000 एंड ये कितने हो रहे हैं? 14 प्लस 54 यानी कि 68,000। इसको भी इंपॉर्टेंट टिक मार्क करो और नोट डाउन करो, इसको भी इंपॉर्टेंट टिक मार्क करो। और इसी तरह से ये कैसे महीने मैंने लिख के दिखाया कि अप्रैल, जुलाई, फिर नीचे अगस्त, सितंबर एंड अक्टूबर से लेके मार्च, ऐसा पूरा प्रॉपरली लिखना, ठीक है? ऑफलाइन, ऑनलाइन या ऐप से देखकर लिखने वाले सभी स्टूडेंट्स इसको प्रॉपरली समझ के लिखेंगे। वीडियो को पॉज करो और लिखो। लिख दिया सबने? अच्छा ठीक है, जिसका बाकी है वो लिखो। एंड मीनवाइल अगर आपके कोई भी फ्रेंड्स ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक कोचिंग या स्टडी स्टार्ट नहीं किया है और उनको साहस इंस्टीट्यूट ज्वाइन करना है ऑफलाइन मोड, ऑनलाइन लाइव मोड या एप्लीकेशन मोड में, तो आप अपने फ्रेंड्स को सजेस्ट कर सकते हो, ठीक है? चलो जल्दी जल्दी कंप्लीट करो ये लिखना। चलो लिख दिया सबने? ऑनलाइन में हो गया है तो थम्स अप कर दोगे, ऑफलाइन में डन, ऑनलाइन में भी चलो थम्स अप आ गए। चलो उसके बाद नेक्स्ट चीज क्या है? ऑफिस रेंट हो गया हमारा। उसके बाद है इलेक्ट्रिसिटी चार्ज। तो इलेक्ट्रिसिटी चार्ज टाइम बेसिस पर ये भी अदर एक्सपेंस में जाता है, तो 5th नंबर इलेक्ट्रिसिटी चार्ज। इलेक्ट्रिसिटी चार्ज एग्जांपल में हमको कितना दिया हुआ है? 9,000। कौन से बेस पर जाएगा? टाइम बेस, जो कि क्या है? 1:2। तो 9,000 इंटू 1/3 एंड पोस्ट में 9,000 इंटू 2/3 तो 6,000। समझ में आया? लिख दिया ये? उसके बाद
इलेक्ट्रिसिटी चार्ज के बाद क्या है, ऑडिटर्स फीस, वो भी अदर एक्सपेंस में ही है, ये ध्यान रखना, भूलना नहीं है। हम लोग ये देख रहे हैं कि जो अदर एक्सपेंस में आ रहा है ना, वही वर्किंग में लिख रहे हैं अभी। जो अदर एक्सपेंस में नहीं आएगा, बीच में सपोज डेप्रिसिएशन आ गया और वो एक ही है, तो सीधा एग्जाम्पल में ही ट्रीटमेंट दे देंगे। ये हम लोग अदर एक्सपेंस का लिस्ट देख रहे हैं, सभी की सभी चीजें आ रही है ऐसा नहीं है। ये हम टोटल अदर एक्सपेंस का, क्योंकि आप नीचे टेबल देखोगे हमारा एक्चुअल फॉर्मेट, तो उसमें सिर्फ एक ही चीज है, अदर एक्सपेंस। और अदर एक्सपेंस के अंदर तो बहुत सारी चीज है। तो हम लोग क्या करेंगे, ये अदर एक्सपेंस का अलग वर्किंग नोट करेंगे, उसमें सबकी इफेक्ट दिखा रहे हैं, और बाद में फाइनल ये प्री एंड पोस्ट का टोटल कर देंगे, और वो मेन कॉलम में सिर्फ वो फाइनल वाली अमाउंट लिखेंगे। ठीक है, इसलिए हम ये वर्किंग कर रहे हैं। तो देखो, ऑडिटर्स फी, सिक्स नंबर, ऑडिटर्स फी कितनी है, 6,000 रुपीज, और एक्चुअल बेस लिखा ही है, पोस्ट में ही जाएगी पूरी की पूरी फीस, तो 6,000 पोस्ट में। एंड सेम चीज डायरेक्टर्स फीस में भी पूरी की पूरी पोस्ट में 30,000, सॉरी हाँ 30,000 ही है, तो 30,000 के 30,000 पोस्ट में। उसके बाद बेड डेट जिस पर एडजस्टमेंट है, बेड डेट की टोटल अमाउंट अपने को कितनी दी है, 12,000। अभी एडजस्टमेंट देखो कि हमको बेड डेट के लिए क्या कहा है, थर्ड वाला पॉइंट है एग्जाम्पल में, थर्ड एडजस्टमेंट देखो, बेड डेट और रिटर्न ऑफ अ डेट ऑफ 4,000 इज फॉर प्रायर पीरियड, देखो क्लियरली बोल दिया है 4,000 प्रायर पीरियड, एंड अ डेट ऑफ 8,000 इन रिस्पेक्ट ऑफ द गुड सोल्ड आफ्टर सितंबर। आफ्टर सितंबर मतलब पोस्ट हो गया, ये 1 अक्टूबर से तो पोस्ट पीरियड स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ पर एक्चुअल सीधा बोल ही दिया है कि 4,000 प्री में और 8,000 पोस्ट में, सीधा बोल दिया, तो यहाँ पर लिख देंगे एक्चुअल बेस, एक्चुअल, जो कि सीधा सीधा बोला हुआ है, प्री में 4,000 पोस्ट में 8,000, स्पेसिफिकली बोल दिया है। इसमें थोड़ा अलग करना हो तो ऐसा कर सकते हैं कि सेल्स बेस पर है या क्रेडिट सेल्स पर है, और क्रेडिट सेल्स की इंफॉर्मेशन एग्जांपल में अलग तरह से दी हो, तो थोड़ा लेवल चेंज कर सकते हैं। लिखा। उसके बाद है कमीशन ऑन सेल्स, टोटल अमाउंट हमको दी है 16,000, और कमीशन ऑन सेल्स के लिए एग्जांपल में इंफॉर्मेशन दी है, ना दी हो तो भी बाय डिफॉल्ट वो सेल्स रेशियो में ही जाता है। और यहाँ पर क्या बोला है, देखो कमीशन ऑफ 0.5% वाज पेड ऑन सेल्स, तो प्री इनकॉर्पोरेशन का जो भी सेल्स है उसके ऊपर 0.5%, पोस्ट इनकॉर्पोरेशन का जो सेल्स है उसके ऊपर 0.5%, और प्री एंड पोस्ट इनकॉर्पोरेशन का सेल्स तो हमने ढूंढ ही लिया है, देखो ये रहा, प्री का 8 लाख, पोस्ट का 24 लाख, तो यहां पर प्री पोस्ट, प्री में क्या होगा, 8 लाख सेल्स है इंटू 0.5%, तो कैलकुलेटर पर 8 लाख इंटू 0.5%, 4,000, तो यहां पर आई अमाउंट 4,000, एंड पोस्ट का सेल्स है 24 लाख इंटू 0.5%, तो 24 लाख इंटू 0.5%, तो कितना है, 12,000। और अगर ये ना भी करो तो 16,000 को टाइम रेशियो में, सॉरी सेल्स रेशियो में एलोकेट कर दो, क्योंकि सेल्स पे कमीशन है, तो 16,000 इंटू 1/4, 16,000 इंटू 3/4, तो भी आपको यही अमाउंट मिलेगी, 4,000 एंड 12,000। तो यहां पर लिख देते हैं 16,000, प्री के 4,000, पोस्ट के 12,000। लिखो ये कमीशन वाला वर्किंग। डन। उसके बाद नेक्स्ट चीज क्या है, एग्जांपल में देखो, कमीशन के बाद प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, कितना है प्रिलिमिनरी एक्सपेंस, 15,000, और बाय डिफॉल्ट वो किस में जाता है, पोस्ट में,
तो 15,000 पोस्ट। लिखा, डन यहां तक। ऑनलाइन वाले, जयमीन ने हैंड रेज किया है, यस। चलो, डाउट हो तो अनम्यूट करके बोलना। ये लिख दिया, तो अभी उसके बाद नेक्स्ट। चलो, उसके बाद एग्जांपल में देखो, प्रिलिमिनरी एक्सपेंस के बाद क्या है, डिबेंचर इंटरेस्ट, तो वो भी यहां पर लिख दो। 9th के बाद 10th नंबर, डिबेंचर इंटरेस्ट। डिबेंचर इंटरेस्ट क्या है, फाइनेंस कॉस्ट, और ये हम वर्किंग कर रहे हैं अदर एक्सपेंस का। तो ऐसा ना हो कि आंख बंद करके सब कुछ कंटिन्यूस करते ही जा रहे करते ही जा रहे, कब से चल रहा है ना। तो फाइनेंस कॉस्ट में और एक ही चीज है। देखो, अगर ऐसा होता ना कि फाइनेंस कॉस्ट में भी 2 या 3 चीज आई, तो जैसे हमने ये पूरा वर्किंग किया, देखो कितना बड़ा वर्किंग हमने किया है अदर एक्सपेंस का, वैसा हमको अलग से फाइनेंस कॉस्ट का या एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस का या डेप्रीसिएशन अमोर्टाइजेशन का भी करना पड़ता, अगर एक से ज्यादा चीजें आती है तो। पर यहां पर एक ही चीज है, देखो डिबेंचर इंटरेस्ट, तो सीधा लिख देंगे फॉर्मेट में हमारे, डिबेंचर इंटरेस्ट फाइनेंस कॉस्ट में लिख देंगे। डिबेंचर इंटरेस्ट फाइनेंस कॉस्ट में कौन से बेसिस पर जाता है, पोस्ट। कितनी अमाउंट है, 36,000, 36,000, तो पूरे के पूरे पोस्ट में चले जाएंगे 36,000। उसके बाद क्या है, डेप्रीसिएशन, तो वो डेप्रीसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन में, बट डेप्रीसिएशन में एडजस्टमेंट है इसलिए वर्किंग करना पड़ेगा। और डेप्रीसिएशन के बाद देखो कुछ नहीं है, मतलब सारी डेबिट साइड की जो चीजें थी वो खत्म हो गई, तो अदर एक्सपेंस का जो हमने वर्किंग किया उसका टोटल कर देते पहले, ताकि वो कंप्लीट हो जाए हमारा, क्योंकि अभी सिर्फ डेप्रीसिएशन बचा और कोई नहीं है नीचे जो अदर एक्सपेंस में आ सकता है। तो चलो, जो हमने बहुत बड़ा वर्किंग किया था उसमें आपको क्या करना है, सभी कॉलम का टोटल, पहले एक्चुअल मतलब जो ओरिजिनल प्राइस है, टोटल अमाउंट है वो, फिर प्री का, पोस्ट का। कैलकुलेटर पर देखो, 44,000 प्लस 39,000 प्लस 40,000 प्लस 96 प्लस 9 प्लस 6 प्लस 30 प्लस 12 प्लस 16 प्लस 15। टोटल अमाउंट 3,07,000 हो रही है। चलो, अभी इसी तरह से प्री का टोटल कैलकुलेटर पर 11,000 प्लस 13,000 प्लस 12,000 प्लस 28 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 4 दो बार 75। एंड सिमिलरली पोस्ट का 33 प्लस 26 प्लस 28 प्लस 68 प्लस 6 6 38 12 प्लस 15 2,32,000। अभी देखो ये 2,32,000 प्लस 75,000 जो आपने लिखे ना, वो टोटल करो तो इतना हो रहा है 3,07,000, मतलब मैच हो रहा है, हमारी जोड़ी मैच हो गई। तो अभी लिख देंगे इसको एज इट इज। जो टेबल ड्रॉ किया है उसमें अदर एक्सपेंस है, वर्किंग नोट नंबर कौन सा था, ये हमारा 4। तो यहां पर टेबल में अदर एक्सपेंस जहां पर लिखा है वहां पर अदर एक्सपेंस वर्किंग नोट 4। बेसिस ऑफ एलोकेशन क्या, एडजस्टमेंट्स को, क्योंकि बहुत सारे अलग अलग एडजस्टमेंट्स हैं, या वहां पर ही पूरा भी लिख सकते हो ऐसा, वर्किंग नोट 4 ऐसे भी हम लिख सकते हैं कॉमन में, वर्किंग नोट 4। टोटल क्या हुआ था, 3,07,000। प्री की अमाउंट एंड पोस्ट की अमाउंट, डन, लिखा सबने। अभी लास्ट चीज क्या थी, वो ट्रायल बैलेंस में हमने देखा डेप्रीसिएशन 21,000, एडजस्टमेंट है उसमें, तो यहां पर हम लिखेंगे वर्किंग नोट 5। वर्किंग नोट 5 डेप्रीसिएशन, डेप्रीसिएशन टोटल हमको कितना दिया है एग्जांपल में, 21,000।
और एडजस्टमेंट नंबर 4 क्या बोला है, डेप्रीसिएशन इंक्लूड 16,000 फॉर असेट एक्वायर्ड इन पोस्ट एक्विजिशन पीरियड। तो 21,000 में से 16,000 तो कंफर्म हो गए पोस्ट में, देखो 16,000 पोस्ट, तो बैलेंस अभी कितना बचा 5,000। पर ध्यान रखना अभी कुछ स्टूडेंट्स क्या गलती करते थे कि 21 में से 16,000 पोस्ट, तो मतलब सर 5,000 प्री होंगे। नहीं, सेंटेंस को समझो कि डेप्रीसिएशन इंक्लूड्स, अभी नॉर्मली डेप्रीसिएशन क्या होता है, टाइम बेस पर एलोकेट होता है। अगर कुछ ना कहा होता तो ये 21,000 को हम टाइम बेसिस पर एलोकेट करते। अब यहां पर क्या बोला है कि डेप्रीसिएशन इंक्लूड, ऐसा नहीं बोला है कि डेप्रीसिएशन में से 16,000 पोस्ट का और रिमेनिंग प्री का। डेप्रीसिएशन में 16,000 का डेप्रीसिएशन ऐसा है जो कि असेट पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड में एक्वायर की थी उसके ऊपर। तो जो असेट ही हमने पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड पे एक्वायर करी हो तो उसके ऊपर का डेप्रीसिएशन तो बाय डिफॉल्ट पोस्ट में ही जाएगा। अब बाकी की असेट तो पूरे साल के लिए बिजनेस में होगी, तो उसके ऊपर का जो डेप्रीसिएशन है मतलब 5,000, वो तो पूरे साल का है। तो अभी अपने को क्या करना पड़ेगा, वो 5,000 को टाइम बेसिस पर प्री एंड पोस्ट में एलोकेट करना पड़ेगा। तो ये 5,000 टाइम बेस प्री पोस्ट पॉइंट में आएगा, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। टाइम बेस क्या है 1:2, तो कैलकुलेटर पर 5,000 इंटू 1/3 1666.6666 है, तो हम लोग 7 कर देंगे, पॉइंट के ऊपर एक नंबर बढ़ा देंगे, तो 1,667। तो अभी बाकी का जो अमाउंट है 5,000 में से इसको माइनस कर दो, तो वो पोस्ट की अमाउंट, तो 5,000 माइनस 1,667, तो 333 ये पोस्ट का। तो अभी ध्यान से पोस्ट का टोटल कितना हो गया देखो, 16,000 प्लस ये दोनों पोस्ट के हुए। समझ में आया कि जो 16,000 का डेप्रीसिएशन है वो उन असेट पे है जो पोस्ट इनकॉर्पोरेशन में हमने खरीदी थी, तो उसके ऊपर तो सिर्फ पोस्ट में ही जाएगा, और बाकी की असेट पूरे साल के लिए बिजनेस में थी तो वो फिर टाइम बेस पर एलोकेट किया, जिसमें प्री भी आ गया पोस्ट भी आ गया। तो पोस्ट का टोटल और प्री की जो अमाउंट आई है 1,667, वर्किंग नोट 5, तो यहां पर हम लिख देंगे वर्किंग नोट 5। टोटल अमाउंट है 21,000, उसमें से प्री की अमाउंट आई 1,667 एंड पोस्ट की अमाउंट क्या आई, टोटल आपने किया ना, सॉरी 333 प्लस 16,000 तो 19,333, यहां पर 19,333 हो गया। अभी कोई इंफॉर्मेशन बाकी बची, सब कुछ डन कंप्लीट, और कुछ आया ही नहीं है। तो अभी हम क्या करेंगे, देखो ये 3 में तो कुछ भी नहीं आया है, तो वहां पर कुछ नहीं लिखने का, डैश डैश या डैश ना करो तो भी चलेगा। फिर हमारा काम क्या होता है, एक्सपेंस का टोटल करने का होता है। देखो यहाँ पर टोटल एक्सपेंस लिखा है, तो टोटल एक्सपेंस में हम क्या करेंगे, मैं थोड़ा सा पॉइंट और पतला कर देता हूँ रेफरेंस के लिए, कि ये जो अमाउंट है ना इसका टोटल करके यहाँ पर लिखेंगे, फिर इसका टोटल करके यहाँ पर लिखेंगे, और इसका टोटल करके यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, तो चलिए अमाउंट का टोटल करते हैं, 240 प्लस 36 प्लस 21 प्लस 3,07,000, 3,06,04,000। हाँ 6,04,000। प्री का 80,000 प्लस 1,667 प्लस 75 कितना, 1,56,667, और पोस्ट का 4,47,333, सही।
अभी इस एग्जाम्पल में तो टैक्स कहा नहीं है, तो जो हमें पीबीटी मिलेगा वही पीएटी हो जाएगा। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इनकम में से, टोटल इनकम में से टोटल एक्सपेंस को माइनस करो, तीनों के तीन कॉलम के लिए। जो पीबीटी है वही हमारा पीएटी होने वाला है। तो 8,10,000 माइनस 6,04,000, 2 लाख, फिर प्री में 2 लाख माइनस 1,56,667, 43,333, एंड पोस्ट का 6,10,000 माइनस 4,47,333, 667। क्लियर हुआ? यहां पे जाके हमारा एग्जाम्पल खत्म हुआ। 12-15 मार्क आपके यहां पर फिक्स होते हैं। इस तरह से पूरा वर्किंग, ये टेबल तो मैंने आपको सिर्फ रेफरेंस के लिए ये ड्रॉ करके दिखाया था, बट ये सारे वर्किंग प्रॉपरली लिखने होते हैं। क्लियर? नोटबुक में इसी एग्जाम्पल को फिर से एक बार आप लोग खुद सॉल्व करने की कोशिश करोगे इसी तरह से। आगे के लेक्चर में हम लोग नेक्स्ट एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे, ठीक है? हो सके उतना मैक्सिमम साहस एप्लीकेशन से सेशंस को देखो, ताकि फंडामेंटल चीजें आपको याद रहे। यहाँ पर मैं मेरा लेक्चर एंड करता हूँ। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद। और आपके कोई भी फ्रेंड्स है जिनको ऐप ऑफलाइन या ऑनलाइन मोड में ज्वाइन करना है, तो आप उनको सजेस्ट कर सकते हो।